हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ पी ब्लॉक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइक यू कैन सी यहाँ पे आप सारे एटॉमिक प्रॉपर्टीज को, जितने भी ग्रुप्स के एक्सेप्शंस हैं, सारे को हम एक ही साथ डिस्कस कर लेंगे। सो दैट देखो यहाँ पे ये पार्ट जो जाने वाला है 8 स्लाइड्स के है, आप इसे सिर्फ हाफ पेज में कंप्लीट कर सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग द एक्सेप्शंस, है ना। सो बड़ा आसान सा हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विद दिस, फर्स्ट की बात करें, दैट इज एटॉमिक रेडियस की बात करता है। यस, एवरीवन नो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अच्छा, हम सारे ग्रुप्स की अगर बात करें तो लाइक 14 से लेकर 18 तक सारे एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, साइज बोलो, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। देयर इज जस्ट एक्सेप्शन फॉर ग्रुप 13। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाओगे तो एटम की साइज जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इनमें से बोरॉन की साइज जो होगी वो सबसे छोटी होती है। अच्छा, बोरॉन के बाद जो एलिमेंट आना चाहिए दैट इज एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम नहीं आता। बोरॉन के बाद यहाँ जो एलिमेंट आता है दैट इज गैलियम। ठीक है ना। एंड देन उसके बाद पूरा सीक्वेंस जो आता है दैट इज बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। फाइन। अच्छा, आप इसे इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बोरॉन के बाद अगर आप एल्यूमिनियम डाल रहे हो तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। या फिर आप इस तरीके से आप लिखिए कि गैलियम और एल्यूमिनियम की साइज में एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है। एंड देन वी हैव इंडियम एंड देन वी हैव थीलियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रीजन। ऐसा क्यों है कि गैलियम बिलोंग कर रहा है उससे नीचे और उसकी साइज जो है छोटी है। रीजन फॉर दैट इज, जब आप गैलियम की अगर बात करेंगे तो वहां से शुरुआत होती है डी ऑर्बिटल्स की, है ना। सो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे प्रोवाइड पुअर शील्डिंग। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं दैट प्रोवाइड पुअर शील्डिंग। दैट वाज द रीजन। अब क्या होगा बोलो, न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, इसीलिए एटम की साइज जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी। सो आपको चेंज ये देखने को मिलेगा, बोरॉन के बाद जो साइज छोटी आ रही है वो गैलियम की आएगी, नॉट ऑफ एल्यूमिनियम। मूविंग नेक्स्ट विद आयोनिक रेडाई की बात करते हैं। आयोनिक रेडियस, ये ज्यादा कुछ एक्सेप्शन नहीं है। जैसे एटॉमिक रेडियस में आपको एक्सेप्शन सिर्फ ग्रुप 13 का था, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा विद ग्रुप 15 के साथ देखने को मिलेगा। ग्रुप 13 और 14 की बात करें एंड 16 टू 17 की बात करें, सो दैट इज नॉर्मल। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, एटम की साइज बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे आयोनिक रेडाई भी जो होगा वो इंक्रीज होने वाला है। ग्रुप 18 की बात करें, वी कैन पुट अ डैश फॉर ग्रुप 18 बिकॉज यहाँ के एटम्स जो होते हैं वो आयंस बनाते ही नहीं है, सो नो कंसर्न विद आयोनिक रेडाई। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 15। ग्रुप 15 मतलब अब एक्सेप्शन उसी का है तो डेफिनेटली चांसेस बनता है कि ग्रुप 15 से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस्ड ऑन आयोनिक रेडाई। सो सब उसकी ऑर्डर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले एलिमेंट्स क्या है। वी हैव द नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन वी हैव बिस्मथ। अच्छा, अब उसमें से सबसे पहले ये समझो कि जो नाइट्रोजन है जब वो आयन फॉर्म में जाएगा तो अनायन बना रहा है, और यहाँ के जो 3 मेटल्स है जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बट ऑब्वियस अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो वो क्या बनाएंगे, कटायंस बनाएंगे। अच्छा, आपने ये एक चीज पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट इज अगर आप आयंस में मतलब कटायन और अनायन और एटम की साइज में कंपेयर करोगे तो अनायन की जो साइज होती है वो ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू एटम की साइज से, और एटम की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू कटायन के कंपैरिजन में। रीजन फॉर सिंपल, आप एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे सोडियम ले लिया और कंपेयर किया उसको सोडियम आयन से, सो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है दैट इज 2,8,1 एंड सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है दैट इज 2,8। सो आप देखोगे जब वो एक कटायन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वहां पे उसका एक शेल ही चला जाएगा ना। सो बट ऑब्वियस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट ऑर्बिट विल डिक्रीज। सो हेंस एटम और आयन के कंपैरिजन में, कटायन के कंपैरिजन में अगर बात करोगे तो एटम की साइज बड़ी होती है, कटायन की साइज छोटी होती है। लेकिन अगर आप अनायन और एटम के कंपैरिजन में करोगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन का, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन हैज बीन कन्वर्टेड टू क्लोरीन आयन, तो इस वाले केस में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है और नए जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनके बीच में रिपल्शन होगा, जिस वजह से एटम की साइज और बढ़ जाएगी। ठीक है ना। सो इसलिए अनायन की साइज जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटम के, एज कंपेयर टू कटायन। सो अब यहां पे बात करते हैं
बट ऑब्वियस हमें इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि इनकी साइज जो होगी वो क्या होगी, बोलो, छोटी होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की साइज से। अच्छा, अब इनमें भी हमें सबसे पहले कंपैरिजन लगाना है कि इन तीनों में भी कौन आएंगे। जैसे आप अगर नीचे जाओगे, बिस्मथ और एंटीमनी की बात करोगे, नीचे जाने में डी और एफ के ऑर्बिटल्स आ जा रहे हैं। सो डी और एफ के ऑर्बिटल होने की वजह से इनकी एटम की साइज और श्रिंक हो जाएगी। ओवरऑल ऑर्डर विल बी अच्छा, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो बड़ा ऑब्वियस एंटीमनी की साइज जो होगी वो छोटी होगी एज कंपेयर टू साइज ऑफ बिस्मथ। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ जाएंगे। आर्सेनिक की साइज जो होगी वो बड़ी होगी इनके कंपैरिजन में। फाइन। अच्छा, अगर आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कंपेयर करना है तो बट ऑब्वियस नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसकी साइज जो होगी वो छोटी होगी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। एंड देन वी हैव कि आर्सेनिक की जो साइज होगी वो सबसे ज्यादा बड़ी होगी किसके कंपैरिजन में, बोलो, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी आयोनिक रेडियस के लिए। सो होप सो आपको ये वाली चीज समझ में आई रहेगी कि ऐसा वाला इसका ऑर्डर क्यों बन रहा है। आपको इसके लिए निमोनिक पढ़ने की जरूरत नहीं। आई थिंक कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपके लिए सफिशियंट है टू रिमेंबर कि आयोनिक रेडाई ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। Okay, next moving with ionization enthalpy. Yes, ionization enthalpy is यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड देन वी हैव शेल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ से इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, दैट्स वेरी सिंपल कि जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ते जाएगी सो न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होते जाएगा। बट ऑब्वियस अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो एनर्जी नीचे जाने पे कम लगेगी। सो डाउन द ग्रुप जनरल तो ये होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर। अगर आप पी ब्लॉक की बात करेंगे सो ऑर्डर में आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे इन द 13 एंड 14। बाकी रेस्ट के लिए आप सिंपली लगा सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटम की साइज इंक्रीज हुई है, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज जो है लेस इफेक्टिव है, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी डाउन द ग्रुप वो घट जाएगी। फाइन, मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज्यादा होगी। बट अगर आप ग्रुप 13 की बात करें, अच्छा 13 से पहले हम 14 की डिस्कशन कर लेते हैं। रीजन फॉर दैट इज अगर आप 14 की बात करोगे तो 14 वाले में सिर्फ एक ही का एक्सेप्शन है। जैसे कि एलिमेंट्स की अगर पहले बात करें सो वी हैव केमिस्ट्री, सर, गिव, सन की प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये आपकी एलिमेंट की सीरीज हो गई। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पे घट जानी चाहिए, मतलब कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड इस वाले केस में सिर्फ एसएन और पीबी में चेंज है। फाइन, एक सिर्फ आपको लास्ट वाली चीज को याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप 13 की बात करेंगे, 13 को ज्यादा ही एक्सेप्शन है आपको। 13 में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। उस एक्सेप्शन को याद करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप एक निमोनिक को याद कर रहे। निमोनिक इज समथिंग बॉयज टॉक गर्ल्स ऑलवेज इंटरेस्टेड। पॉइंट टू बी नोटेड कि एक सिर्फ निमोनिक है, इसे रियलिटी ना समझे, है ना, बॉयज खुश ना हो जाए इस बात पे। सो लेट्स टॉक अबाउट कि इसके सीरीज क्या होगी। बॉयज से है बोरॉन, बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। टॉक्स इज फॉर थेलियम, गर्ल इज फॉर गैलियम, ऑलवेज इज फॉर एल्यूमिनियम एंड इंटरेस्टेड इज फॉर इंडियम। देखो आपके लिए आसान हो जाएगा ये वाले आयोनाइजेशन एंथैल्पी को याद रखना, है ना, बाकी सारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आसान सी है। अच्छा, अब ना जरा एक और चीज, आप ये हमने कहां पे देखा, हमने ग्रुप वाइज देखा ना, डाउन द ग्रुप की हमने बात की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस समथिंग इन पी ब्लॉक अक्रॉस द पीरियड में भी चेंज है, दैट इज ग्रुप 14 और 15 के बीच में, इवन 15 और 16 के बीच में। देखो जैसे जैसे जो भी चीज आप जनरली ऐसे ही देखोगे, अगर वो अप टू डाउन डिक्रीज हो रही है तो बट ऑब्वियस लेफ्ट टू राइट जो होगा वो इंक्रीज होगा। मतलब आयना होना चाहिए कि ग्रुप 13 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी, ग्रुप 14 की जो होगी उससे ज्यादा होगी, ग्रुप 15 की जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए, और ग्रुप 16 की जो है उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है ना। बट ये वाला जो ऑर्डर अगर आप देखेंगे, दिस ऑर्डर इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर। उसका रीजन, अच्छा पहली बात डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए कि ग्रुप 13 का, यस ओके फाइन है,
ग्रुप 13 का कम होना चाहिए। ग्रुप 14 की अगर आप बात करेंगे सो यस अगेन उसका ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, या तो आप ऐसे समझे कि ग्रुप 14 और 15 के बीच में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो बढ़ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्रुप 16 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम हो जाती है और ग्रुप 15 की ज्यादा हो जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कि रीजन ऐसा क्यों है कि 15 और 16 के बीच में चेंज आ रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और 15 की, सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 और NP कितना हो जाएगा 3। वही अगर आप इसकी बात करें 16 वाले की बात करेंगे तो NS2 NP कितना हो जाएगा 4, है ना। अब इसी को मैं अगर ऑर्बिटल्स के टर्म में ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे कितने हो गए 3 हो गए, इस वाले केस में एक हो गया और इस वाले में भी ऑर्बिटल्स कितने आ गए 3 ऑर्बिटल्स आ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दूं तो ये कुछ ऐसे फिल हो जाएंगे और इसमें ये 1 2 3 एंड दिस इज 4। अच्छा आपने ये चीज जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तब आपको डेफिनेटली पता होगा कि अगर कभी भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है या फिर कंप्लीटली फील्ड होता है या कंप्लीटली एम्प्टी होता है, दे आर मोर स्टेबल। सो यहाँ पे 15 वाला जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। सो आप 15 को स्टेबल से अनस्टेबल में डाल रहे हैं। वेल 16 की अगर बात करेंगे तो देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा ना, दैट वाज द रीजन 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में जा रहा है ना, गरीब वाले स्टेट में गरीब से अमीर बनने जा रहा है। वही अगर आप 15 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वो स्टेबलाइज्ड है, किसी अमीर को आप गरीब बनने की बात कर रहे हैं। सो विच इज नॉट पॉसिबल। So that's all for the ionization enthalpy. I've completed with the ionization enthalpy, है ना। आपको ये सारी चीजें एक्चुअल में पहले से पता होगी अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। So even same exceptions आपको देखने को मिलते हैं ग्रुप 2 के साथ भी आपको ये देखने को मिलेगा, that is they are forming the stable electronic configuration ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के साथ देखने। Moving next with electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy को electron affinity भी कहा जाता है। So you can understand like यहाँ पे एक एटम हो गया, इस एटम के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड करेंगे सो ऐड करने पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप एक एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हो, जैसे कि सपोजिटली मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लिया लाइक पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज ऑफ क्लोरीन। सो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बोलो Cl माइनस में, और अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। ठीक है। अब आप बात करें अगर इसकी स्टेबिलिटी की तो बट ऑब्वियस ये वाला जो होगा वो अनस्टेबल होगा, और इसकी बात करें सो दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल वन। फाइन। अच्छा जो अनस्टेबल होगा बट ऑब्वियस उसकी एनर्जी जो होगी, इस वाले की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, और इसकी बात करें तो एनर्जी जो होगी वो कम होगी। सो बट ऑब्वियस जब Cl से Cl माइनस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है ना, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो आपको सबसे पहली पॉइंट ये तो लाइक पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ लिया रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की ज्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। सो हमें तो यहाँ डिस्कस करना है अबाउट बोलो क्या ट्रेंड, सारे पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हमें ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। अच्छा अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं, आप शुरुआत के जो 13, 14, 15 वाले ग्रुप हैं, इन 3 ग्रुप्स के अगर आप ऑर्डर्स को नहीं पढ़ते हो तो भी चल जाएगा। रीजन फॉर दैट इज इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है और कभी क्वेश्चंस भी नहीं पूछे हुए इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, बट यस इसके नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यस उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन 13 के बारे में बात करते हैं। तो 13 में सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है कि जो बोरॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे कम है, बाकी दैट इज एल्यूमिनियम की जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको ऑर्डर में लिखना है, दैट इज बैंगन आलू गाजर इन थैली, है ना। यहाँ पे गैलियम का, इंडियम का और थेलियम का जो होता है दैट रिमेन्स सेम है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन उसके बाद जो आता है दैट इज बोरॉन आता है। ठीक है ना। आई थिंक फर्स्ट 13 वाला ग्रुप जो है वो आसान है आपको याद रखने के लिए कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है।
बोरॉन को आप सबसे लास्ट में डालेंगे, उसके बाद है ना जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर लिखेंगे, इन तीनों का जो होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट ग्रुप 14 की बात करते हैं। 14 वाला ग्रुप जो है याद रखने के लिए आप निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं। दैट इज अगर मैं निमोनिक की बात करूं, सो निमोनिक वी हैव सीता के सपने गए पानी में, ठीक है ना। यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, सीता के सपने गए पानी में, दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ग्रुप 14। सेम वे अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो उसके लिए निमोनिक है सब ऐश्वर्या पर बिकते नहीं। सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, सब ऐश्वर्या पर बिकते नहीं। सो ये दो आप याद रखो निमोनिक के थ्रू, नहीं भी याद रखते हो तो भी चलेगा, ये आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मूविंग विद ग्रुप 16। ग्रुप 16 की अगर आप बात करें सो इट विल गो सीक्वेंस में ही जाएगा, बट जस्ट ऑक्सीजन का जो होगा वो लोएस्ट होगा। सो आप सीक्वेंस में लिखेंगे ओ शर्मीली सी तेरी पूनम, एंड ऑक्सीजन को आप सबसे लास्ट में लिख देंगे। अच्छा, ये आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम क्यों है, मतलब जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डाला जाता है तो वो कम अमाउंट की एनर्जी क्यों रिलीज करता है। सो उसका रीजन होगा ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट नेचर, है ना, उसका साइज जो है वो छोटी है। इवन ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड्स है वो भी स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डालने पे वो ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। सो दैट इज समथिंग एक्सेप्शन ओवर देयर। नेक्स्ट ग्रुप 17, यूजुअली आज सारे बच्चों को ग्रुप 17 याद होता है, पीरियोडिक टेबल का ही फेमस क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है ऑफ ग्रुप 17। सो दैट इज वी हैव क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन वी हैव फ्लोरीन, एंड देन वी हैव ब्रोमीन, एंड देन वी हैव आयोडीन। यूजुअली ये सारे बच्चों को पता होता है। अच्छा, ग्रुप 18 इज आल्सो द इंपॉर्टेंट ओवर हियर, बट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर कि ग्रुप 18 की जो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज पॉजिटिव में होती है, ड्यू टू रीजन फॉर दैट इज उनके ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट वाज द रीजन। अगर आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालना है, सो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करने पड़ेगी। सो दैट इज इट इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाकी सारे के केस में क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। बट यस, वी हैव द एक्सेप्शन फॉर द नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, विल डिस्कस लेटर ऑन। बट आप ये चीज याद रखें कि जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है दैट इज इन पॉजिटिव। सो आप ऑर्डर याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी जिसमें लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को डालने के लिए, सो दैट इज गोइंग टू बी नियोन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। एंड देन उसके बाद हीना, नीना और करीना। अच्छा, ये सपोज रिमेंबर क्रिप्टॉन एंड आर्गन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी सेम। सो दैट इज हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। एंड देन वी हैव एट लास्ट हीलियम है हमारे पास। अच्छा, हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी दैट इज गोइंग टू बी इन लेस पॉजिटिव। लेस पॉजिटिव का रीजन होता है हीलियम का लेस पॉजिटिव इसलिए होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, है ना, उसकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है, जिस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियस बहुत फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने वाला है अपनी तरफ। दैट वाज द रीजन यहाँ पे कम एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। फाइन, आई थिंक ये चीजें समझ में आई है। हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे, लेट अस डिस्कस कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव में होती है। सो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। ये जो तीन एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी दैट विल बी इन पॉजिटिव, ठीक है ना। अगेन यू कैन रिमेंबर द रीजन, लाइक नाइट्रोजन की अगर आप बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड्स है विच इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड वन। सो वहां पे आपको उस बॉन्ड को ही तोड़ने के लिए सबसे पहले तो एनर्जी देनी पड़ेगी और तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। दैट वाज द रीजन नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इनर्ट एलिमेंट। मूविंग नेक्स्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीक्वेंस जानने से पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। वैसे सारे बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता होती है बिकॉज आप स्कूल में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी जब एलिमेंट बनाता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास ये ए एक एटम है और बी मेरे पास दूसरा एटम है,
ठीक है ना। ये दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। सो लेट अस कंसिडर कि ए वाले एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, बी वाले एलिमेंट ने एक और इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। सो दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से दोनों का स्टेबल या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो चुका है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। बट अब यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद हमें ये देखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों एटम में किसके पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की, वो वाला एलिमेंट जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अच्छा, जनरली ऐसा ही होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पहले लिखा जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। सो दैट इज बी विल बी, इसमें बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसकी तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ रहेगा। ए वाले की तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड जो होगा वो कम होगा। अच्छा, सो ये वाले टॉपिक से आपको सिंपली ये पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे एटम की साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज विल बी लेस इफेक्टिव। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुल कौन करता है, न्यूक्लियस पुल करता है ना, दैट वाज द रीजन यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो घट जाएगी। सो अब इसके सीक्वेंस की बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। अच्छा, सीक्वेंस में आपको नीचे 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, दैट इज जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो घट जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 13, 14 एंड 15। उसमें आप 14 और 15 को हम पहले समझ लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट की एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस वाले केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सिलिकॉन की उससे थोड़ी कम हो जाएगी, फिर लास्ट के 3 के जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो सेम होता है। इस वाले केस में दैट इज नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। सो इस वाले केस में बस लास्ट 2 की आपको सेम रखनी है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सीक्वेंस होता है वो फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रुप 13 ने सब जगह है ना एक्सेप्शन रखे हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, आप अगेन उसे एक निमोनिक से याद रखेंगे, दैट इज boys talk always in group। सो देखो इससे आप एलिमेंट बड़ी आसान तरीके से याद कर पाएंगे। सो बी इज बॉयज आर फॉर बोरॉन, एंड देन दिस इज थेलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, एंड देन वी हैव गैलियम। सो देखो बड़ा आसान हो जाएगा ना याद रखना। आप इसके है ना इसके नोट्स बना लीजिए एंड रिपीटेड बेसिस पे रिवाइज करोगे, डेफिनेटली चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट देखो, आपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ग्रुप 13 के लिए याद रखा बॉयज टॉक ऑलवेज इन ग्रुप ना, आप इसके लिए बस यहाँ पे ऑलवेज वाले को पहले लिख दो। जैसे कि आप अगर इसके ऑर्डर को लिखोगे, सो दैट इज बॉयज ऑलवेज टॉक इन ग्रुप, फाइन। बस इतना चेंज कर देना, सो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। आपको इसमें ये एक मेन चीज याद रखनी है, दैट इज बोरॉन की जो है वो अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब अगर आप इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, सो इट इज समथिंग 2400 के रेंज में है। वेल इनकी अगर आप बात करेंगे, सो दैट इज 900 है ना, 400 इसकी इतने रेंज में रहता है। पर गैलियम की अगर बात करोगे, ये गैलियम जो होता है मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर, है ना, या फिर रूम टेम्परेचर की बात करें, या फिर आप रूम टेम्परेचर इन द सेंस लाइक 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। हाथ में अगर आप रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर 36 के अराउंड है, सो उतने में वो मेल्ट हो जाता है। ग्रुप 14 की बात करते हैं। ग्रुप 14 में आपको याद रखना है अच्छा, ग्रुप 14 में आपको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि यस, जैसे जैसे आप डाउन दी सीरीज जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, बट ये 13 एंड 14 के लिए वैसा नहीं है, वहां पे डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इज कार्बन का जो होता है ज्यादा होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
अच्छा, अब इस केस में आपको टिन और लेड को एक्सचेंज कर देना है, सो दैट इज पीबी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसएन. दैट इज फॉर ग्रुप 13. ग्रुप 14. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप 15 की. ग्रुप 15 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए. अच्छा अच्छा, वो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं या फिर आप सीरीज जाने से पहले एक और चीज को समझते हैं, दैट इज पहले एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं. वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन दिस इज बिस्मुथ. अब जरा देखें, नाइट्रोजन जो है वो क्या है, गैस है. या फिर इवन आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, ये दोनों भी एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल है. वाइल अगर आप इसकी बात करेंगे तो यस, दिस आर मेटलॉइड्स. और फिर बिस्मथ जो है दैट इज मेटल. ठीक है. अच्छा, अब ये सिंपल सी बात है कि मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल के कंपैरिजन में. बट अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं, दे फॉर्म नेटवर्क स्ट्रक्चर, है ना. ये कैसा बनाते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं. मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एटम्स के बीच में, है ना, जायंट मॉलिक्यूल बनाते हैं. दैट वाज द रीजन इन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट्स जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में उनके ग्रुप में. अच्छा, अब अगर मेरे को इन दोनों में भी कंपेयर करना है तो बट ऑब्वियस सिर्फ ग्रुप 13 एंड 14 के लिए ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है, बाकियों के केस में वो इंक्रीज होती है. सो यस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए दैट इज ऑफ Sb एंड देन देयर इज आर्सेनिक. ठीक है. उसके बाद मेटल आना चाहिए, यस दैट इज बिस्मुथ. अब आप इस वाले केस में भी आप समझ सकते हैं कि ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है. नाइट्रोजन एक गैस है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है. वाइल फॉस्फोरस की आप बात करेंगे तो टेट्रावैलेंट उसकी एटॉमिसिटी होती है. सो इसीलिए अब यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फोरस एंड देन आ जाएगा नाइट्रोजन. सो आप याद रखने के लिए याद रखिए कि इससे दिस फॉर्म, ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड दिस इज मेटल. ये टेट्रावैलेंट हुआ एंड दिस इज डायटोमिक. ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं. बाकियों के लिए बड़ी आसान सी चीज है, दैट इज आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. डाउन द ग्रिप जाने पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो बढ़ जाएगी. बस ये ग्रुप इज आप याद रखेंगे, टेल्यूरियम और पोलोनियम के केस में पोलोनियम का जो है वो कम है और टेल्यूरियम का जो है वो ज्यादा है. बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी ग्रुप पे. मूविंग नेक्स्ट विद बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में अजीब सा है कि अगर आप ग्रुप 13 और 14 की अगर बात करोगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ग्रुप के अंदर, वहां पे जाने पे एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होनी चाहिए थी. बट 13 एंड 14 में आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप, है ना. आप एरोज को याद रखिए, हम सारे एरोज डाउन द ग्रुप के लिए ही लगा रहे. वी आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग अक्रॉस द पीरियड, हम सारी चीज डाउन द ग्रुप ही पढ़ रहे हैं. अच्छा, ग्रुप 13 से लेकर यहां तक की बात करें तो इन सब के लिए ऐसा होगा कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इंक्रीज होना चाहिए एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. बट वी हैव 15 और 16 के अंदर एक्सेप्शन हमें है, दैट इज अगर मैं पहले एलिमेंट्स की बात कर दूं, वी हैव एलिमेंट्स एज नेक्स्ट. ग्रुप 15 और 16 में एक्सेप्शन है एंड एक्सेप्शंस आर, एलिमेंट्स की अगर पहले बात करें, सो वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन वी हैव बिस्मथ. 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. सब में ऐसा ही है कि जैसे जैसे आप जा रहे हो अक्रॉस दी सॉरी डाउन द ग्रुप, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए. सो बट ऑब्वियस बॉइलिंग पॉइंट जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है. सेम वे यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज. अच्छा, बट यहाँ पे बस आपको चेंज करने की जरूरत है. ठीक है ना. मतलब एसबी और बीआई की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एसबी की ज्यादा होती है, बीआई की कम होती है. एंड टेल्यूरियम और पोलोनियम की अगर बात करोगे तो पोलोनियम की कम होती है, टेल्यूरियम की ज्यादा होती है. सो दैट्स ऑल विद द बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये याद रखना है, 13 एंड 14 की अगर आप बात करोगे, डाउन द ग्रुप जाने पे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बाकियों की बात करोगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. वी हैव द ओनली 2 एक्सेप्शंस. तो आप अगर चाहो तो इसे हम
डिफरेंट कलर से क्लाउड कर देते ताकि आपको एक्सेप्शन इतना ही है, बाकी ये तो नॉर्मल है। सो मूविंग विद द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज डेंसिटीज की बात करते हैं। इस डेंसिटी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो एटम की एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस यहाँ पे डेंसिटी जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगेन देयर इज वन ऑफ द एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन इज विथ ग्रुप 14, है ना। बाकियों के लिए आप सबके लिए ये लिखेंगे दैट इज जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीजेस, डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ग्रुप 14 के भी अंदर सिर्फ एक ही का एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है दैट इज, अगर मैं एलिमेंट्स को लिख दूं, श्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, सो वी हैव दिस एलिमेंट। अच्छा, बेसिकली होना क्या चाहिए, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे पीबी की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, एसएन की उससे कम, एसई की उससे कम। और फिर यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सिर्फ यहाँ पे इंटरचेंज होता है कार्बन और सिलिकॉन का, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे कार्बन एंड देन लोएस्ट डेंसिटी जो ग्रुप 14 के अंदर जिसकी होगी दैट इज गोइंग टू बी सिलिकॉन। अब याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि दैट इज सिलिकॉन जो है वो रेत होती है, सो यस बट ऑब्वियस उसकी डेंसिटी जो होगी वो कम होगी, इस तरीके से याद रखो। कंप्लीटेड विद ऑल दी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। आप इसका प्रॉपरली नोट्स बनाओ, रिपीटेड बेसिस पे रिवाइज करो, डेफिनेटली 1 4 मार्क के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे जेईई या नीट में। गुड बाय, गुड लक।